क्लास बच्चों, आज मैं आप लोगों को प्राकृतिक वर्ग, प्राकृतिक जगत से या कृत्रिम वर्ग, कृत्रिम जगत से प्राप्त होने वाले रेशों से धागे कैसे बनाए जाते हैं, इस प्रक्रिया के बारे में बताने जा रही हूँ। यानी कि धागों की निर्माण प्रक्रिया, जिसे धागे बनाने की प्रक्रिया कहा जाता है, के बारे में मैं अपने इस लेक्चर में आज आपको जानकारी दूंगी। धागे बनाने की जो प्रक्रिया है, उसे वस्त्र की प्रथम प्रक्रिया या प्रथम सोपान भी कहा जा सकता है, क्योंकि जब तक धागे नहीं होंगे तब तक वस्त्र का निर्माण ही नहीं होगा। इसलिए जो हमें रेशे प्राप्त होते हैं, इन रेशों से सबसे पहले तो हमें धागे का निर्माण करना है। धागे का निर्माण करने के लिए 3 क्रियाएं की जाती हैं। पहला है खींचना, बांटना और काटकर धागा बनाना, जिसमें जो कताई प्रक्रिया है वही सबसे प्रमुख प्रक्रिया मानी गई है। इनसे बने ताने और बाने के धागों को आपस में गूंथकर ही वस्त्र तैयार किया जाता है। 2 तरह के धागे होते हैं, एक ताने का धागा जो ताना जाता है और एक बाने का धागा जिससे कि भराई की जाती है और वस्त्र का निर्माण किया जाता है। कताई का काम जो सबसे पहले हाथों से किया जाता था, यानी कि जब लोगों को धागों का ज्ञान नहीं था और लोगों ने मतलब वस्त्रों का ही जिन्हें कह सकते हैं कि ज्ञान नहीं था, और उन्होंने जब चिड़ियों को और लताओं को आपस में गुंथ कर आगे बढ़ते हुए देखा, तो उन्हें लगा कि हाँ, इस तरह से गुंथ कर हम चटाई या फिर टोकरी इत्यादि का निर्माण भी कर सकते हैं। और इसी से प्रेरणा लेकर के उन्होंने फिर जो है वस्त्रों का भी निर्माण करने की सोची। जब उनके दिमाग में वस्त्रों का निर्माण आया, तो उन्होंने कुछ ऐसी चीजें जो लताओं से मिश्रित थी या लचीली चीजों को आपस में गुंथने के लिए उन पर हल्की हल्की कताई करना प्रारंभ किया। तो कताई का काम तो पहले हाथों से होता था। इसमें बहुत अधिक समय लगने के कारण, बहुत अधिक मेहनत होने के कारण लोग जो थे वो हमेशा इस चीज का आविष्कार करने के पीछे लगे हुए थे, या ये खोज रहे थे कि कोई ऐसा उपकरण बनाया जाए जिससे हमारा ये समय और हमारी इसमें लगने वाली जो मेहनत है वो थोड़ी सी कम हो जाए। और इसको देखते हुए इन्होंने सबसे पहले कतली का आविष्कार किया। कतली क्या थी? एक पतला रॉड था जिसके नीचे एक घुमावदार चरखी लगी हुई थी और ऊपर रॉड के ऊपरी सिरे पर एक हुक होता था, जिसमें कि रेशे को फंसा करके बटाई की जाती थी, कताई की जाती थी, और उससे धागा बना करके, या जो उससे जो धागा बनता था उसको उस कतली के नीचे साइड में लपेटते जाते थे। ये आज भी हमारे जो आदिवासी वर्ग हैं वहां पर देखने को मिल सकता है कतली। इससे भी लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, इससे भी धागा, क्योंकि एक व्यक्ति जो कतली चलाता था या जो रेशों से कतली के द्वारा धागे बनाता था, उसको पूरा पूरा दिन लग जाता था एक वस्त्र का धागा तैयार करने के लिए, या फिर ये कह सकते हैं कि पूरे पूरे महीने लग जाते थे पूरा एक वस्त्र बुनने के लिए, जो धागा चाहिए उसका निर्माण करने के लिए। तो लोगों ने इससे भी ज्यादा अच्छा उपकरण खोजने की सोची, और तब उनके दिमाग में चरखे का उपाय कि चरखे के द्वारा भी धागे की कताई की जा सकती है। चरखा, उससे भी धागे की कताई होती थी, परंतु उसमें भी कुछ त्रुटियां थी या कुछ कमियां थी, जिससे मनुष्य को संतोष नहीं हुआ। उसे ये लगता था कि अभी भी धागा बनाने की जो बहुत सी प्रोसेस है, बहुत सी प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि धागे रेशों को समानांतर करना, रेशों की अशुद्धियों को दूर करना, रेशों को इकट्ठा करना, बराबर करना, उनकी लंबाई के बराबर उनको लगाना, ये सब चीजें जो है वो चरखे से नहीं हो पा रही थी। और सिर्फ हम चरखे से जो धागा बना रहे थे वो कहीं पर मोटा, कहीं पे पतला होने के कारण उससे जो बुने वस्त्र थे वो भी उतने अच्छे दिखाई नहीं दे रहे थे। इसलिए लोगों ने मशीन का आविष्कार किया, मनुष्य ने मशीन का आविष्कार किया कि कुछ ऐसे मशीन का आविष्कार किया जाए जिससे कि हमारा ये काम आसानी से हो जाए और हमें कम से कम श्रम लगे, हमारा कम से कम, हमारी मेहनत लगे, हमारा कम से कम समय उसमें खपत हो। और तब आधुनिक मशीन का निर्माण किया गया, यानी कि मशीन बनाई गई जिससे वस्त्रों का निर्माण होने लगा। और आज का समय है कि विद्युत चालित यंत्रों के द्वारा हमारे वस्त्र निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। मशीनों द्वारा ही वस्त्रों का निर्माण किया जा रहा है, चाहे वो प्राकृतिक वर्ग के रेशे हों, चाहे वो कृत्रिम वर्ग के रेशे हों, दोनों ही प्रकार के रेशों से आज वस्त्र बनाए जाते हैं और उत्तम कोटि के वस्त्र बनाए जा रहे हैं। इसमें पूरा का पूरा सहयोग इस विद्युत चालित यंत्रों का है, जिनके द्वारा इतने उत्तम कोटि के वस्त्र तैयार हो रहे हैं। अब इन रेशों से जो धागा बनता है उसका प्रोसेस क्या है, मतलब किस किस प्रोसेस से होकर के रेशों से धागा बनाया जाता है। रेशों को सबसे पहले की 3, जो कि मैंने आपको इससे पहले बताया है,
तीन यंत्र होते हैं, पिकर, ब्रेकर और इंटरमीडिएट, जो रेसों को सुलझाने, समानांतर करने का काम करते हैं, उनसे अशुद्धियां दूर करने का काम करते हैं। इनका काम हो जाने के बाद उनको फिनिशर पे लगाया जाता है। फिनिशर में उन रेसों की शुद्धिकरण किया जाता है और उनमें फिनिशिंग लाई जाती है, उनको सुंदर बनाने का कार्य किया जाता है। यानी कि उनके अंदर जो अशुद्धियां होती हैं, उन अशुद्धियों को दूर करना और उन्हें समानांतर करना और उन्हें एक बराबरी में लाने का काम इन तीनों यंत्रों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद फिनिशर के द्वारा जब हम रेसों को सुलझा करके समानांतर कर लेते हैं, तब उनकी एक मोटी चादर बना ली जाती है। यानी कि जो रेसे हमें प्राप्त हुए थे, उन रेसों को अब हमने समानांतर करके उनकी एक मोटी चादर बना ली है। अब उस चादर पे हम कार्डिंग, कॉम्बिंग, ड्राइंग आउट, रोविंग, स्पिनिंग ये क्रियाएं करते हैं। कॉर्डिंग की क्रिया क्या होती है? इसमें हम उस चादर में जो अशुद्धियां होती हैं, अभी भी जो बची हुई अशुद्धियां होती हैं, उन अशुद्धियों को दूर करते हैं और उन रेसों को समानांतर करने का प्रयास करते हैं और समानांतर करने के बाद उसकी एक मोटी पूनी बनाते हैं। यानी कि जो चादर का रूप था, अब वो एक रस्सी का रूप ले लेती है, वो पूनी बन जाती है, एक रस्सी के आकार का वो रेसा हो जाता है। कॉर्डिंग के बाद हम उस पर कॉम्बिंग की प्रक्रिया करते हैं, यानी कि उस पर कंघी की जाती है। जो रस्सियां थी अभी भी वो समानांतर पूरी तरीके से नहीं हुई होती हैं, इसलिए उन पर कंघी की प्रक्रिया की जाती है। मोटे स्टील के हुकदार यंत्र होते हैं, उनसे उन रस्सियों पर कंघी की जाती है, जिससे कि छोटे रेसे जो उस पूनी में रहते हैं वो निकल जाते हैं और जो लंबाई वाले रेसे होते हैं वो समानांतर होकर के सुलझ जाते हैं और थोड़ी जो पूनी हमारी रस्सी के आकार थी, वो रस्सी अब हमारी थोड़ी सी पतली हो जाती है। ड्राइंग आउट में हम उन पूनियों से धागे को खींचने का प्रयास करते हैं और उन पे हल्की हल्की बटाई देना प्रारंभ कर देते हैं। ड्राइंग आउट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कई रोलर लगे होते हैं। उन रोलरों के बीच से जो हमारी पूनी होती है वो गुजरती जाती है। पूनियों का धागा मतलब पूनियों से जो हम खींच रहे होते हैं रेसा, वो आगे निकलता जाता है और निकलने के बाद उन पर बटाई होती जाती है और उनको समानांतर करने का प्रयास किया जाता है। यानी कि जो पूनी हमारी अभी कहीं मोटी कहीं पतली यानी कि उबड़ खाबड़ दिखाई दे रही थी, वो अब हम बराबर करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद उन पर रोविंग की क्रिया की जाती है, यानी कि घुमाव दिया जाता है। रोविंग की प्रक्रिया भी कई रोलरों के माध्यम से की जाती है। रोलरों के बीच से उन पूनियों को गुजारा जाता है, जिससे वो बराबर होते जाते हैं और उन पर घुमाव देते रहते हैं। फिर स्पिनिंग की प्रोसेस आती है। स्पिनिंग के प्रोसेस में कई तरह के रोलर होते हैं जिनके बीच से उनको निकाला जाता है और धागे पर लगातार बटाई की प्रक्रिया की जाती है। ये स्पिनिंग का जो काम है, ये मुख्यतः दो प्रकार के रोलर से होता है। एक तो होता है म्यूल फ्रेम और एक होता है साधारण फ्रेम। इन दोनों फ्रेम पे जो रिंग फ्रेम होता है, यानी कि एक रिंग फ्रेम होता है और एक होता है म्यूल फ्रेम, जिसको साधारण फ्रेम कहा गया है। तो जो रिंग फ्रेम होता है वो बहुत तेजी से चलता है, लेकिन उससे जो रेसा बनता है, जो धागा बनता है उस रेसे से, वो जो धागा होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है और उसमें जो बटाई होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी कि हमारी म्यूल फ्रेम से होती है। म्यूल फ्रेम से धीरे धीरे बटाई होती है, लेकिन धागा अच्छी क्वालिटी का बनकर तैयार होता है। तो ये तो प्रोसेस था कि किस तरीके से हम रेसे से अपने धागे का निर्माण करते हैं। इसके बाद जो धागे हैं, अभी उन धागों से जो रेसे हैं, अभी उन रेसों से धागा बनाने के लिए, यानी कि इन प्रोसेस से गुजारने के लिए उस पर और भी काम किए जाते हैं। वो काम पहले तो सबसे पहले हम जो हमारे विभिन्न वर्गों से प्राप्त होने वाले रेसे हैं, उनकी अलग अलग लंबाई होती है, उनके रेसे भी अलग अलग, उनसे अलग अलग रेसे भी प्राप्त होते हैं, उन रेसों से अलग अलग तरीके का धागा भी बनाया जाता है। तो हम इसमें ये देखते हैं कि हमें कहाँ से कैसे रेसे मिलते हैं और उन रेसों को क्या कहा जाता है। इसके बाद उन पर कैसे हम कार्य करके उनसे धागे का निर्माण करते हैं। विभिन्न वर्गों से वस्त्रोपयोगी रेसे मिलते हैं। ये हम आपको वस्त्रोपयोगी रेसों के वर्गीकरण में समझा चुके हैं। कुछ रेसे जो हमारे प्राकृतिक वर्ग से वनस्पतिक वर्ग से मिलते हैं, प्राकृतिक जगत में वनस्पतिक वर्ग से मिलते हैं, वो बहुत लंबे नहीं होते हैं अगर हम रेशम का रेसा छोड़ दें तो। जो छोटे छोटे रेसे होते हैं जिनकी लंबाई अत्यंत कम होती है, उन्हें स्टेपल रेसे कहते हैं और इनसे बने हुए धागे को स्पन यार्न कहते हैं। जो लंबे रेसे होते हैं, चाहे वो यांत्रिक विधि से बनाए जाएं या हमारे रेशम का रेसा जो कि बहुत ही लंबा होता है, उनको हम लोग फिलामेंट कहते हैं। अब आती है बात, ये तो हो गई हमारे प्राकृतिक रेसों की बात। अब आती है हमारी मानवकृत और रासायनिक रेसे जो कृत्रिम रेसों के अंतर्गत आते हैं। ये रेसे ऐसे रेसे होते हैं जिनको हम छोटा भी बना सकते हैं और बड़ा भी बना सकते हैं।
ये रेसे मनुष्य मतलब मशीन के हाथ में होते हैं। इनसे हम लंबे लंबे फिलामेंट तैयार कर सकते हैं और नन्हे नन्हे स्टेपल भी तैयार कर सकते हैं। अब जब हम बड़े रेसे प्राप्त कर सकते हैं तो फिर हम छोटे रेसे बनाते क्यों हैं? बात ये होती है कि जो छोटे रेसे होते हैं उनसे बने वस्त्रों में एक अत्यंत गुणकारी प्रभाव होता है कि वो वस्त्र, छोटे रेशों से बने जो वस्त्र होते हैं वो त्वचा से चिपकते नहीं हैं और त्वचा में एक जो मॉइस्चर होता है उसको बना रहने देते हैं। जो लंबे रेशे होते हैं वो त्वचा, उनसे बने जो वस्त्र होते हैं वो त्वचा से चिपक जाते हैं और जो उसकी शरीर की जो गर्मी होती है उसको वहीं बनाए रखते हैं। इसलिए लंबे रेशों से बने जो वस्त्र होते हैं उनका अधिक प्रयोग हम लोग ठंडी के मौसम में करते हैं। और जो हमारे छोटे रेशे होते हैं इनसे बने वस्त्रों का प्रयोग हम लोग गर्मी के मौसम में करते हैं। लेकिन जो हमारे मानवकृत रेशे हैं या रासायनिक रेशे हैं, इनको छोटा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी इच्छा अनुसार या आवश्यकता अनुसार उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके उन्हें छोटे रेशे या ये कह सकते हैं कि स्टेपल फाइबर, उनसे हम बनाते हैं। अब बात आती है रेशों के प्रकार की। रेशे जैसे कि मैंने अभी बताया दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टेपल फाइबर और दूसरा होता है फिलामेंट। जो स्टेपल फाइबर होते हैं वो अत्यंत छोटे रेशे होते हैं। इनमें आपस में सट कर लंबा धागा बनाने का गुण होता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि कपास का रेशा बहुत छोटा होता है, ऊन का रेशा छोटा होता है, इसी तरह से और भी हमारे प्राकृतिक वर्ग के रेशे हैं जो छोटे छोटे होते हैं, जिनमें बहुत अधिक लंबाई नहीं पाई जाती है, लेकिन उनमें एक गुण पाया जाता है जिसके कारण वो आपस में सट जाते हैं। जैसे कपास के रेशे में घुमाव ज्यादा होता है, तो जब हम दो रेशों को आसपास लेके आते हैं तो वो आपस में गुथ जाते हैं और एक लंबा रेशा बन जाता है। ऐसे ही ऊन का रेशा होता है, उस पर एक मोम की लेयर होती है जिसके कारण वो आपस में सट जाते हैं और उनसे भी एक लंबा रेशा बन जाता है। इन रेशों पर इन रेशों से जो यान बनते हैं उनको हम लोग वस्त्रों का निर्माण करने में करते हैं। इनसे बने वस्त्र जो होते हैं वो शरीर से चिपकते नहीं है बल्कि उभार होता है, क्योंकि जब हम छोटे रेशों से वस्त्र बना रहे होते हैं तो जब धागे का निर्माण करते हैं तो उन धागों में बीच बीच में पूंजी होती है, यानी कि जहां पर रेशा चिपकता है या जुड़ता है वहां पर हल्का सा उसका जो तंतु होता है या कह सकते हैं उसका जो धागे का जो रेशा होता है वो थोड़ा सा रुखड़ा सा दिखाई देता है, उठा हुआ सा दिखाई देता है। इसलिए वो एकदम, उसकी सतह जो है, वस्त्र की सतह, वो एकदम चिकनी ना होकर के थोड़ी सी खुरदरी महसूस होती है। अब आती है बात फिलामेंट रेशे की। ये रेशे अत्यंत लंबे होते हैं। इनका प्रयोग हम इकहरे, दोहरे या बहुभाज रूप में भी कर सकते हैं। यानी कि जो फिलामेंट रेशे होते हैं वो बहुत ही बारीक होते हैं, महीन होते हैं, पतले होते हैं, लंबे होते हैं, इसलिए हम इनको एक दो तह में भी प्रयोग कर सकते हैं। रेशे छोटे अथवा लंबे दोनों ही प्रकार के आपस में बटकर उनसे अविरल धागा बनाया जाता है। बटाई की क्रिया के बाद उसमें बटाई की क्रिया के साथ ही साथ उसमें ऐंठन दी जाती है और उनकी शक्ति तथा सूक्ष्मता को निर्धारित किया जाता है। यानी कि अगर हम ये कहें कि जो छोटे रेशे हैं उनसे जो वस्त्र बनते हैं उनको, या जो लंबे रेशे हैं उनसे जो वस्त्र बनते हैं उनको, उन दोनों ही प्रकार के रेशों में, उन दोनों ही प्रकार के रेशों से बनने वाले धागों में उन दोनों ही प्रकार के रेशों से जो धागे बनाए जाते हैं उनको हम अपनी इच्छा अनुसार लंबाई का बना सकते हैं। प्रोसेस क्या होगा कि हम उन पर बटाई के साथ साथ ऐंठन देते जाएंगे ताकि उस धागे की जो मजबूती है वो बढ़ती जाए और जो सूक्ष्मता है यानी कि जो उसकी बारीकीपन है वो भी हम अपने हिसाब से रख सकें। अब आती है धागे में ऐंठन की माप, यानी कि चाहे वो हमारा स्टेबल फाइबर हो चाहे वो हमारा फिलामेंट हो, हर प्रकार के धागे में लंबा रेशा या छोटा रेशा, दोनों ही प्रकार के रेशों के बने धागों में ऐंठन दी जाती है। ऐंठन की प्रक्रिया की जाती है, कताई की जाती है। तो उनमें जो ऐंठन होगी वही उसकी मजबूती को और उसके गुणवत्ता को निखारेगी। अब ये ऐंठन कितनी है इसकी माप कैसे की जाए? पहली बात तो जब हम धागे में ऐंठन देते हैं तो वो दाहिनी तरफ या बाईं तरफ, दोनों में से किसी एक तरफ से ही दी जाती है। या तो हम धागे के छोर पे दाहिनी तरफ से ऐंठन देंगे या बाईं तरफ से ऐंठन देंगे। अब जो दाहिनी तरफ से ऐंठन दी जाती है उसमें जो रेशे को अगर हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखें या थोड़ा मोटे रेशे में ऐंठन देने के बाद उसको देखें तो उसमें जो दाहिनी तरफ से ऐंठन दी जाती है उसमें जेड की आकृति बनती है। उसे हम लोग जेड ट्विस्ट कहते हैं, यानी कि जेड की आकृति वाला घुमाव। और जो बाईं तरफ से ऐंठन दी जाती है जब हम उसको देखते हैं तो उसमें एस जैसी आकृति बनती है, उसको हम एस ट्विस्ट या एस जैसी आकृति वाला घुमाव कहते हैं। ये तो हो गई ऐंठन पहचान
कि हम रेसे में ऐंठन की पहचान कैसे करेंगे कि वो रेसा हमारा जेड ट्विस्ट है या एस ट्विस्ट है। अब इन दोनों ही प्रकार की जो अगर हम ये कहें कि ये दोनों ही प्रकार के रेसों में क्या भिन्नता है या इससे क्या फर्क पड़ेगा रेसे पे, तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि जब हम वस्त्र का निर्माण कर रहे होते हैं या धागे को बना रहे होते हैं तो इन दोनों ही प्रकार की ऐंठन का प्रयोग करके उन कपड़ों का निर्माण किया जाता है या उन धागों का निर्माण किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जो सम्मिश्रित धागे होते हैं, जो सम्मिश्रित धागे होते हैं उन पर हम एक ही धागे में दोनों ही घुमाव देते हैं, कुछ दूरी पर एस ट्विस्ट, कुछ दूरी पर जेड ट्विस्ट। लेकिन जो हमारे साधारण धागे होते हैं उन पर हम किसी एक ही घुमाव का प्रयोग करते हैं। धागे में ऐंठन की माप, ये तो हो गया आकार की हम कैसे पहचानेंगे कि उसमें कौन सी ऐंठन दी गई है। अब उसकी माप क्या है, कितने ट्विस्ट देने चाहिए या जो धागा है उसकी कितनी ज्यादा बटाई करनी चाहिए। जो बटाई होती है उसको हम प्रति इंच के हिसाब से नापते हैं, यानी कि अगर हम रेसा ले रहे हैं, सॉरी रेसे से बना हुआ धागा ले रहे हैं तो एक धागे में 1 इंच में कितने घुमाव दिए गए हैं, इससे हम ऐंठन की माप की गणना करते हैं। धागा जितना ही मोटा होगा उतनी ही बटाई की संख्या कम होगी, यानी कि अगर हम ये कहें कि अगर हमारा धागा जो है वो मोटा है तो ये माना जाएगा कि उसमें कम बटाई हुई है, और धागे में अगर अधिक बटाई हुई है तो वो बहुत ही बारीक और महीन दिखाई देगा, बहुत ही आपस में गुथा हुआ दिखाई देगा। जैसे कि आप खुद भी रुई लीजिए और रुई को थोड़ा सा फैला करके उसको घुमाइए। जब आप उसको घुमाते हैं और एक बार घुमाते हैं, जब उससे आप बाती बनाते हैं तो एक बार घुमाते हैं तो आपको वो खुली खुली सी बाती दिखाई देती है, वो होता है कम ऐंठन। जब उसको बहुत ऐंठन देते हैं और उसको छोड़ते हैं तो वो आपस में मिश्रित हो जाता है, यानी कि घूम के आपस में मिल जाता है, वो होता है अधिक ऐंठन देना, उस पर अधिक बटाई करना। तो जो पतला होगा उस पर अधिक बटाई और जो मोटा होगा उस पर कम बटाई। इस तरह से हम कपड़े को देखकर भी उसकी बटाई क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रकार के जो वस्त्र है उस पे जो धागे का प्रयोग किया गया है वो उस धागे पर कितनी बटाई हुई है। एक निश्चित सीमा तक ही बटाई करनी चाहिए। अगर हम आवश्यकता से अधिक धागे को घुमाते जाएंगे तो एक समय के बाद धागा टूट जाएगा, उसके रेसे जो हैं वो निर्बल पड़ जाएंगे और जो उसके रेसे हैं वो टूट जाएंगे और धागा जो है वो कमजोर हो जाएगा। ये आप खुद भी करके देख सकते हैं कि आप एक धागे को लीजिए, मोटे धागे को लीजिए और आप उससे खूब बटाई करिए, उसको बढ़ते जाइए। वो जब आप उसको बट रहे होंगे तो उसमें इतनी ज्यादा ट्विस्ट पड़ते जाएंगे, घुमाव पड़ते जाएंगे कि जैसे ही आप धागे को छोड़ेंगे वो आपस में लिपट जाएगा। लेकिन आप उसको छोड़िए नहीं और आप उसे बढ़ते जाइए और आप देखेंगे कि उसमें इतना ज्यादा खिंचाव आ जाएगा कि एक समय के बाद वो धागा जो है बीच बीच से रूखा दिखाई देने लगेगा, यानी कि उसके जो रेसे हैं वो धीरे से टूटने लगेंगे। इस प्रकार जो बटाई की क्रिया होती है वो भी वस्त्रों के हिसाब से ही करनी चाहिए, धागे पर बहुत ज्यादा बटाई करना भी उचित नहीं होता है। अब अगर हम इसकी गणना की बात करें कि हम कैसे नापेंगे, तो जो निम्न श्रेणी के धागे होते हैं जिनको कि बहुत लो उसमें रखा गया है, उसमें प्रति इंच 3 बार ऐंठन दी जाती है। जो मध्यम श्रेणी के होते हैं उनमें 7 बार और जो उच्च श्रेणी के धागे होते हैं उनमें 12 बार ये ऐंठन दी जाती है। यानी कि हम सिर्फ 1 इंच की बात कर रहे हैं। 1 इंच में निम्न श्रेणी में 3 ऐंठन, मध्यम श्रेणी में 7 और जो उच्च श्रेणी के वस्त्र हैं उनमें 12 बार ऐंठन दी जाती है। अब इस प्रकार रेसे से धागा बनने के बाद उसको ताने और बाने के धागे के रूप में प्रयोग किया जाता है। ताने और बाने का धागा क्या होता है, इन्हीं दोनों धागे के माध्यम से वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। बुनाई प्रक्रिया जो है वो ताने और बाने के धागे से की जाती है। ताने का धागा तान देना, बाने का धागा बुनाई कर देना। यानी कि जो ताने का धागा होता है उसको हम लंबाई सॉरी ताने और बाने के धागे जो होते हैं उनको लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से गूंथ कर वस्त्र बनाते हैं। अब जो ताने का धागा होता है उसको फ्रेम पर ताना जाता है, जितना लंबा हमको वस्त्र बनाना है उतनी लंबाई में हम धागे को तान देंगे और चौड़ाई में जिस धागे से हम भराई करते जाएंगे, उस ताने के धागों में जिससे भराई करेंगे वो धागा हमारा बाने का धागा कहलाएगा। ताने हुए धागे पर बुनाई होती है, इसलिए उन ताने के धागों पर खिंचाई और दबाव अधिक पड़ता है, यानी कि वो बार बार खींचते हैं। जब हम बुनाई कर रहे होते हैं तो जो उसमें शटल लगे होते हैं वो शटल के द्वारा बार बार ताने का धागा ऊपर नीचे किया जाता है। बुनाई प्रक्रिया मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताऊंगी तो शायद आपको और आसानी से समझ में आ जाए। पर यहाँ पर यह है कि जब हम ताने के धागों में
शटर लगा देते हैं बीच में, तो कुछ धागों को ऊपर करते हैं, कुछ धागे नीचे छोड़ देते हैं, यानी कि हम बार बार ताने के धागे को खींच रहे हैं और छोड़ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो दबाव पड़ रहा है, जो कह सकते हैं कि जो बार बार हिल रहा है या बार बार खींच रहा है, वो ताने का धागा है। इसलिए ताने के धागे को थोड़ा मजबूत होना चाहिए, इसे ही वस्त्र का आधार भी कहा गया है। और जो ताने का धागा होता है उसे वार्प और एंड कहते हैं, और जो बाने का धागा होता है उसे वेफ्ट और पिक्स कहते हैं, यानी इन नामों से भी ये ताने और बाने के धागे जाने जाते हैं। तो मैंने अभी बताया कि जो ताने का धागा होता है बार बार खींच रहा होता है, इसलिए उसको मजबूत बनाने के लिए उन पर अधिक ऐंठन दी जाती है, यानी कि बाने के धागे से ज्यादा ताने के धागों को मजबूत बनाया जाता है। और इनकी मजबूती को बनाए रखने के लिए इन पर एक प्रकार की परिसज्जा भी की जाती है। वो परिसज्जा ये होती है कि इन पर इनकी जो सतह होती है, जो ताने के धागे होते हैं, इनको बनाते समय इनकी सतह पर एक तरीके का मोम लगा करके उसको दबा दिया जाता है, प्रेस कर दिया जाता है, ताकि वो धागा और ज्यादा झटकों को सह सके। जब उस पर झटके पड़े या ऊपर नीचे खींचा जाए तो वो टूटे ना, बल्कि उसमें आसानी से बुनाई हो जाए। तो ये तो था ताने और बाने का धागा। अब आता है धागे के वर्ग। जब हम धागा बना लेते हैं, यानी ये रेशों से जब हमारा धागा बन जाता है, तो उनसे वस्त्रों की बुनाई की जाती है ताने और बाने के धागों के माध्यम से। लेकिन ये जो धागे होते हैं, इनके दो वर्ग बताए गए हैं। एक तो होता है साधारण धागा और दूसरा होता है मिश्रित धागा। अब ये धागे क्या क्या होते हैं ये भी समझ लेते हैं। जो साधारण धागा होता है, इनकी रचना प्रायः एक ही प्रकार के रेशे से की जाती है। मतलब अगर हम साधारण धागे बना रहे हैं और कपास का धागा बना रहे हैं, तो हम सिर्फ कपास की रुई का ही प्रयोग करेंगे, कपास के रेशे का ही प्रयोग करेंगे, उसमें किसी और रेशे को नहीं मिलाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कुछ रेशों को बनाने के लिए हम लोग, या उसकी मजबूती को बढ़ाने के लिए, या उसकी कार्य क्षमता में या उसकी गुणवत्ता में और अच्छापन लाने के लिए हम अन्य रेशों को भी मिश्रित कर लेते हैं। लेकिन जब हम साधारण धागे का निर्माण कर रहे होते हैं तो हम ऐसा काम नहीं करते। वहां पर हम सिर्फ एक ही वर्ग के रेशे का चयन करते हैं और उसी से धागे का निर्माण करते हैं। अपने संपूर्ण लंबाई में ये एक समान व्यास और रचना का होता है। अगर हम धागे को देखें तो वो ऊपर से नीचे तक एक ही जैसा, अगर वो पतला है तो पतला, मोटा है तो मोटा, एक ही जैसा होगा। कहीं पर मोटा, कहीं पतला, या उस पर कोई और परिसज्जा नहीं होगी। पूरे रेशे में एक समान ऐंठन दी जाती है और ये ऐंठन एक ही दिशा में होती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि जो साधारण धागे होते हैं उनमें हम एक ही ऐंठन देते हैं, या तो हम जेड ट्विस्ट देंगे या फिर हम एस ट्विस्ट देंगे। इस तरह एक ही ऐंठन वाले रेशे का प्रयोग हम करते हैं। तो जो साधारण धागे होते हैं, जब भी हम उनकी बात करते हैं तो चीजें क्या निकल कर सामने आती हैं कि वो एक ही वर्ग के रेशे होते हैं, एक ही जैसे होते हैं, यानी लंबाई है एक ही लंबाई में, पूरी लंबाई में एक ही समान होते हैं। जैसे पतले हैं तो पतले, मोटे हैं तो मोटे, और उनमें एक ही प्रकार की ऐंठन दी जाती है और वो ऐंठन एक ही दिशा में दी जाती है। साधारण धागों को हम इकहरा, दोहरा या बहुभाज रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे आपने सुना होगा 2 प्लाई, 3 प्लाई, 4 प्लाई। तो जितनी बार हम इसका प्रयोग करते जाएंगे, ये प्लाई की संख्या में काउंट होते जा रही है। इकहरे धागे के दो या दो से अधिक एक साथ बांटकर मिला दिया जाता है। इस प्रकार जितने इकहरे धागे का प्रयोग होता है, उसे उसकी संख्या में उसी के प्लाई के नाम से जाना जाता है। जैसे हमने एक साधारण धागा बनाया, लंबा साधारण धागा है, उसको हम दोबारा घुमा करके दो साधारण धागों को एक साथ मिलाकर बना रहे हैं, तो वो 2 प्लाई यार्न हो गया। अगर हम 3 धागों को एक साथ मिला करके बटाई की प्रक्रिया कर रहे हैं, तो वो 3 प्लाई यार्न हो गया। यानी कि जितनी हम साधारण धागों की संख्या लेकर के उसकी बटाई करेंगे, वो उतने प्लाई यार्न के नाम से जाना जाएगा। ये तो हो गया साधारण धागे। अब आते हैं मिश्रित धागों पर। मिश्रित धागे क्या होते हैं? ये अभी आपने देखा साधारण धागे, उनमें एक ही प्रकार के रेशों का प्रयोग करते थे। ये जटिल रचना वाले धागे होते हैं, यानी कि अगर इनकी बुनाई वो देखी जाए, धागा निर्माण की प्रक्रिया देखी जाए, तो ये थोड़ी सी टफ होती है, कठिन होती है। इनमें हम धागे जो होते हैं, इसमें मिश्रित धागे आते हैं, यानी कि हम कई वर्ग के रेशों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि कपास में हम ऊन को भी मिला सकते हैं, लिनन को भी मिला सकते हैं। इस तरह की हम कई इस धागे इसमें मिला सकते हैं, और इन्हें कई विधियों से तैयार भी किया जाता है। इनको तैयार करने की विधियां, जो आजकल हमारे फैंसी धागे आ रहे हैं, वो सम्मिश्रित धागों के वर्ग के अंतर्गत ही आते हैं। क्योंकि जो फैंसी धागे हैं, उनमें भी उनको बनाने का जो प्रोसेस है, वो भी कई प्रोसेस से होकर गुजरता है। वैसे ही हमारे सम्मिश्रित धागे भी हैं कि इनको बनाने के लिए हम कई विधियों का प्रयोग करते हैं। इनमें विभिन्न वर्ग के विभिन्न व्यास आकार के रेशों का प्रयोग किया जाता है। रेशे में ऐंठन स्थान स्थान पर अलग अलग प्रकार की हो सकती है। यानी कि अगर हम जो रेशे से धागे का निर्माण कर रहे होते हैं, तो हम कुछ दूरी पर एस ट्विस्ट,
कुछ दूरी पर जेड ट्विस्ट और फिर एस ट्विस्ट, ऐसे करके भी दे सकते हैं, या फिर हम जेड जेड करते जाते हैं और लास्ट में एस कर दे फिर जेड कर दें। ऐसे करके मतलब वो जिस तरीके का हमें धागा बनाना होगा, जिस विधि का हम प्रयोग कर रहे होंगे, उस तरीके के उसमें फ्रेम लगे होते हैं। उन फ्रेमों को हम अपने हिसाब से घुमाते जाते हैं या अपने हिसाब से कंट्रोल करते जाते हैं, और जो हम चाहते हैं वैसे ही धागे का निर्माण होता जाता है। तो मिश्रित धागे जो है उसमें किसी भी वर्ग के रेशे का को मिलाया जा सकता है धागों को बनाने के लिए। वो विभिन्न व्यास और आकार के भी हो सकते हैं वो रेशे, और उन रेशों पर स्थान स्थान पर दिए जाने वाला जो ऐठन है वो भी अलग अलग प्रकार का हो सकता है। इसमें जब हम धागे का मिश्रित धागे का निर्माण कर रहे होते हैं तो क्या होता है, एक धागा जो आधार होता है, एक हमने आधार का धागा ले लिया, उसके ऊपर दूसरे धागे के सहारे से पैटर्न बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमें उस धागे पर गांठ गांठ दिखानी है, तो हम उसको एक धागे के ऊपर दूसरे धागे से गांठ बनाएंगे, फिर कुछ दूरी पे गांठ बनाएंगे, फिर कुछ दूरी पे गांठ बनाएंगे, और उस धागे में बीच बीच में गांठ दिखती जाएगी। तीसरा धागा भी हम इसमें प्रयोग करते हैं जो इन दोनों धागों को आपस में बांट देता है, यानी कि बांध देता है। बांधने के बाद इन तीनों धागों की बटाई कर दी जाती है और ऐसा लगता है कि ये तीनों धागे एक ही में मिले हुए, यानी कि वो तीनों आपको अलग अलग दिखाई नहीं देंगे, और जो उनकी संरचना है वो भी साधारण धागों से अलग हो जाएगी। तो ये तो हो गए हमारे सम्मिश्रित धागे। सम्मिश्रित धागों के द्वारा ही हमारे जो फैंसी धागे आजकल मार्केट में मिल रहे हैं, अवेलेबल हैं, वो बनाए जाते हैं। कुछ धागों पर फुंजियां निकली होती हैं, कुछ धागों पर चमकीले तार निकले होते हैं, कुछ धागों पर मोतियां होती हैं, कुछ में बीच बीच में गांठ होती है, कुछ में लूप्स होते हैं। इस तरह के धागे जो आपको दिखाई देते हैं मार्केट में, वो सभी सम्मिश्रित धागों के ही उदाहरण हैं। बच्चों, उम्मीद है कि आपको रेशों से धागा बनाने का जो प्रोसेस है, और ये धागे कितने प्रकार के होते हैं, किस किस तरह के रेशों से बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, और जो हमारे फैंसी धागे हैं वो धागे किस वर्ग में आते हैं, ये सब चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब आगे का जो वीडियो है हमारा टेक्सटाइल यानी वस्त्र विज्ञान में, उसमें मैं आप लोगों को इन धागों से वस्त्रों की बुनाई प्रक्रिया, यानी कि वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं, उनमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं वस्त्र बनाने के, उनसे अवगत कराऊंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई चीज इसमें समझ में ना आई हो तो आप मुझसे आसानी से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।